Welcome my dear student and friends. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon and like and share video. आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में सेंटेंस के बारे में पढ़ा और सेंटेंस में किन किन चीजों का प्रयोग होता है, उनके नाम क्या हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। मुख्य रूप से आपको तीन चीजों के बारे में बताया गया, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में क्या प्रयोग होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्टूडेंट्स, इस समय हमारा देश और पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। मैं इसके लिए गहरा दुख व्यक्त करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं, बिना जरूरत के घर से बाहर ना जाएं। स्टे होम एंड टू बी सेफ। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और दूसरे को भी सजेस्ट करिए। स्टूडेंट्स, आते हैं, आज हम लोग कंप्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीमेंट क्या होता है सेंटेंस में, उसको जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्लीमेंट, यहां पे देखिए, कंप्लीमेंट यानी पूरक शब्द। पूरक शब्द का मतलब क्या होता है कि जो भी शब्द वाक्य को पूरा करने में, उसके अर्थ को पूरा करने में मदद करते हैं, उन्हें ही कंप्लीमेंट कहा जाता है। जैसे वे शब्द जो किसी वाक्य को पूरा अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें पूरक शब्द कहते हैं। वे शब्द जो किसी वाक्य को पूरा अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें पूरक शब्द कहते हैं। अब सेंटेंस में होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसा कि जब आप टेंस के अनुसार वाक्य को बनाते हैं, अनुवाद करते हैं, तो उसमें पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, फिर मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपका आता है कंप्लीमेंट। इसी कंप्लीमेंट को आप अदर भी कह सकते हैं, अन्य। आइए समझते हैं वाक्य में होता क्या है। जैसे यहां देखिए स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो कई शब्दों को मिला करके एक सेंटेंस बना है। इसे सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। उदाहरण एक दे रहा, हम इस समय कंप्लीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। कंप्लीमेंट क्या होता है? वे शब्द जो किसी भी वाक्य के अर्थ को पूरा करने में मदद करते हैं या पूर्णता प्रदान करते हैं, उन्हें कंप्लीमेंट कहा जाता है। कंप्लीमेंट यानी कंप्लीट जो शब्द है, उसी से कंप्लीमेंट बना है। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाएगा तो उसके बारे में बताया जाएगा कि कैसे शब्दों को चेंज किया जाता है। वह दोपहर से खाना पका रही है, तो लिखेंगे सी। ये देखिए, सी कौन पका रहा है? सी। वह क्या पका रही है? क्या किसको का प्रश्न करने पे ऑब्जेक्ट का पता चलता है, तो ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। कर रही है, पका रही है, यानी कि रही है हटा दीजिए और इसमें ना जोड़ दीजिए, पकाना। यानी क्रिया अगर खोजना है वाक्य में, तो पहचान किसी भी वाक्य के मतलब किसी भी टेंस के वाक्य को की पहचान को हटा देने पे और लास्ट में उसमें ना लगा देने से क्रिया का बोध होता है। तो यहां पे टाइम आया है स्टूडेंट्स, तो टाइम के बारे में भी बताया जाएगा। अभी फिलहाल आप लोग देखें, वह दोपहर से खाना बना रही है, तो सी हैज बीन कुकिंग। कुकिंग माने वैसे खाना पकाना ही होता है, लेकिन लगा दिया जाता है कुकिंग
फूड क्या पका रही है? फूड पका रही है। कब से? सिंस माने से होता है स्टूडेंट, और सिंस माने क्योंकि भी होता है। सिंस नून यानी दोपहर से। अब देखिए स्टूडेंट, फार्मूला मिलाते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब में आएगा। उसके बाद मेन वर्ब कुकिंग। आपको बताया गया था कि एक क्रिया के 5 रूप होते हैं, जैसे कुक, पहले तो वैसे प्रारूप जो मूल प्रारूप होता है टू कुक होगा, फिर उसके बाद कुक, कुक्स, कुकड, कुकड, कुकिंग। ये देखिए कुकिंग आया है आईएनजी फॉर्म जोड़ने के लिए, मतलब इसमें आईएनजी फॉर्म लगा है। कुकिंग, फूड, सिंस नून, ये शब्द ही यहां पे जो प्रयोग हुआ है इस वाक्य को पूरा करने के लिए, यही आपका कंप्लीमेंट है। अभी देखिए, यहां पे दूसरे सेंटेंस को स्टूडेंट आप लोग पढ़ें। राधा एक डैश है। राधा एक है अगर हम पढ़ेंगे तो ये कोई भी वाक्य नहीं बनेगा, अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। यू विल नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द मीन्स ऑफ द सेंटेंस इन द absence ऑफ कंप्लीमेंट इन दिस सेंटेंस। तो राधा एक क्या है? छात्रा है, गायिका है। राधा एक गायिका है। अब देखिए स्टूडेंट, इस गायिका को, मतलब गायिका नाउन है, इसमें हम प्रयोग कर दिए तो ये वाक्य पूरा हो गया। और इस वाक्य को पूरा अर्थ कौन प्रदान किया? गायिका। अगर आप वैसे बोलेंगे राधा एक गायिका है, सॉरी राधा एक है, तो कुछ नया स्पष्ट होगा। लेकिन अब जब गायिका मैंने लिख दिया तब यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट यानी कंप्लीमेंट इसमें क्या है? गायिका है। राधा इज ए सिंगर। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, मैंने उसे कल तुम्हारे घर के सामने देखा। क्या किया? देखा। किसे देखा? उसे। कौन देखा? मैंने उसे कल तुम्हारे घर के सामने देखा। तो कर्ता आपका मैंने हो गया, उसे आपका कर्म हो गया, मेन क्रिया आपका देखा हो गया। बाकी जितने भी शब्द इसमें शेष रह जा रहे हैं, रेस्ट हो जा रहे हैं, ये सारे वर्ड्स कंप्लीमेंट में आते हैं, जिन्हें हम अदर्स भी कहते हैं। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, मैंने उसे कल तुम्हारे घर पर देखा। आई सा हिम, हर भी लगा सकते हैं, हर, बिफोर या इन फ्रंट ऑफ योर होम। निजी घर के लिए होम का प्रयोग किया जाता है। मैंने उसे कल तुम्हारे घर के सामने देखा। आई सा हिम या हर, बिफोर या इन फ्रंट ऑफ लगा सकते हैं, के सामने का मीनिंग है योर होम। तो यहां पे जितने भी शब्द प्रयोग हुए हैं स्टूडेंट्स, कहां से? बिफोर से लेके होम तक, ये सारे शब्द आपके कंप्लीमेंट हैं। तो स्टूडेंट, कंप्लीमेंट का प्रयोग इंग्लिश में ज्यादातर मुख्य क्रिया के बाद होता है, यानी ऑब्जेक्ट जो आता है, यहां पे ऑब्जेक्ट है कौन? हिम या हर में से कोई जो सिलेक्ट कर सकते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ऐसी दशा में बिफोर से लेके
होम तक आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बहुत ही छोटी चीज से। अब आप इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कैसे होता है, उसे अनुवाद कैसे करते हैं, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आप छोटे छोटे वाक्यों का अनुवाद कैसे करें। हाउ विल यू ट्रांसलेट द लिटिल सेंटेंस। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। संकेतवाचक सर्वनाम। स्टूडेंट्स, यह है संकेतवाचक सर्वनाम। यह आपका न्यू अध्याय है। इसे न्यू पेज से लिखेंगे आप लोग अपनी नोटबुक में। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। यह ज्यादातर सेंटेंस में आता है, छोटे क्लासेस में इसका प्रयोग होता है, दिखाया भी जाता है और बहुत ही यूजफुल वर्ड्स होते हैं। ये प्रोनाउन है ये। आइए देखते हैं डिफिनेशन क्या कहता है। डिफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट्स? द वर्ड which is used for indicating towards any person or thing is called डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी डीपी। ध्यान देंगे आप, ये आपका डिफिनेशन है। The word which is used for indicating towards any person or thing is called demonstrative pronoun. वह शब्द, इसका परिभाषा है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु, यह आपका मेन है, किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही अच्छा डिफिनेशन है स्टूडेंट्स। द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग यानी संकेत करना, वे शब्द या वह शब्द जो किसी टुवर्ड्स की तरफ एनी पर्सन माने किसी भी व्यक्ति या वस्तु, थिंग यानी वस्तु की तरफ यूज किए जाते हैं या उनकी तरफ संकेत करते हैं, तो उन्हें ही डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। हिंदी भी आपके सामने है। वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। एज, वह एक किताब है। यह चीज सामने होनी चाहिए, यानी कि आप इसका प्रयोग
संकेत करने के लिए कर रहे हैं। जैसे वह एक किताब है तो इसका प्रयोग दूरी के लिए होता है। किसका? वह का। तो दैट इज ए बुक, ये नियमानुसार प्रयोग हो रहा है। इज, इसको छोटी क्रिया कहते हैं, बी फॉर्म की क्रिया है। छोटे वाक्यों में ये मेन वर्ब का काम करते हैं। इसमें कोई मुख्य क्रिया गतिशील नहीं है। गतिशील का मतलब क्या होता है? आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, उठना बैठना, नहाना इत्यादि ही क्रियाएं हैं जो गति करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो इज प्रयोग हुआ है इस सेंटेंस का यही मेन वर्ब है और सब्जेक्ट यहाँ पे दैट है। आगे बढ़ते हैं। यह एक कलम है। तो यह किसके लिए है? नजदीक के लिए। दिस इज ए पेन। ये दोनों क्या है? ये सब सिंगुलर नंबर हैं। कौन कौन? दिस और दैट। यहां पे दिस है आपका, दैट यहां पे है। तो इनका प्रयोग क्या करने के लिए होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इनका प्रयोग करने के लिए, मतलब संकेत करने के लिए इनका प्रयोग होता है। फिर दैट का बहुवचन क्या होता है? ये एक वचन है। याद रखें कि यहां पे सिंगुलर नंबर लिखा हुआ है, ध्यान देंगे इस पे। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन। स्टूडेंट एक बात जरूर याद रखें आप लोग कि इंग्लिश में केवल दो ही नंबर होते हैं। नंबर यानी अंक नहीं, वचन जिसे कहा जाता है। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। तो अब दैट का बहुवचन होता है वे किताबें हैं। यहां पे सब लगा सकते हैं, वे सब किताबें हैं। तो लिखेंगे आप दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स। और इसका बहुवचन, दिस का बहुवचन दीज होता है। तो ये सब कलम हैं। स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहां पे है पे देखिए ये बहुवचन है। बहुवचन का मतलब दिस का बहुवचन ये होता है और दैट का बहुवचन वे होता है, यानी कि दोज जिसे कहा जाता है। यहां पे देखिए ये सब कलम है, तो दीज आर पेन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां यस क्यों लगा? स्टूडेंट यहां पे कलम की संख्या अधिक है और देखिए दीज और दोज के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। इज का प्लूरल आर होता है, याद रहे, इज का प्लूरल आर होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट दिस और दैट, दीज, दोज, इन चार शब्दों का प्रयोग संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसके बारे में इसकी संख्या को देखते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो डिमोन्स्ट्रेटिव इसकी संख्या 4 होती है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। किसकी संख्या? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम की जो संख्या होती है वह 4 होती है। 1 मिनट स्टूडेंट्स। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें दिस, दैट, दैट मीन्स होता है वह, उस, और दिस मीन्स होता है यह, इस।
ये दोनों दिस और दैट, ये दोनों एक वचन के लिए, एक वचन वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। एक वचन वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। कौन कौन? दिस और दैट। अब पढ़ते हैं इसी का बहुवचन क्या होता है। दिस का बहुवचन दीज होता है। दीज माने ये सब, और इन, इतना होता है इसका हिंदी अर्थ। ध्यान देंगे आप सभी लोग। दिस का प्लूरल फॉर्म दीज होता है। दीज मीन्स ये सब, इन होता है। और दैट का प्लूरल नंबर दोज होता है। दोज मीन्स होता है वे सब तथा उन। ये आपके लिए बहुत जरूरी है जाना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो अबाउट द 4 वर्ड्स मीनिंग इन हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा में इन चारों का मतलब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। याद रहे, इन चारों का प्रयोग 1, 2, 3 और 4, इन चारों का प्रयोग बेहद जरूरी है कि कहां कहां किस स्थिति में होता है। तो आपको बताया गया कि दिस और दैट का प्रयोग एक वचन संज्ञा की तरफ प्रयोग किया जाता है संकेत करने के लिए, और तथा ये जो दीज और दोज होता है ये बहुवचन की तरफ, बहुवचन यानी प्लूरल नंबर के साथ। अब जहां पे प्लूरल नंबर आता है उसका फार्मूला देखते हैं। पहले हम फार्मूला नंबर 1 ज्वाइन करते हैं। दिस दैट प्लस इज प्लस ए और एन, ये वावेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार चयन होता है। फिर आपका नाउन, ये फार्मूला है किसका? दिस और दैट जिन भी वाक्यों में आते हैं उनके साथ क्रिया इज का प्रयोग प्रेजेंट में बताया जा रहा है। प्रेजेंट में जब आप किसी वस्तु की तरफ संकेत करते हैं, जैसे वह एक संतरा है, वह एक तरबूज है, वह एक मोटरसाइकिल है, यह मेरा कलम है, या यह एक दवात है, इत्यादि के लिए इसका प्रयोग होता है। उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक कलम है, यहां पे एक का प्रयोग हुआ है। कलम की संख्या कितनी होती है? केवल एक, क्योंकि आप लोगों को बताया भी गया कि दिस दैट केवल एक वचन वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। कलम की संख्या यू कैन सी है ओनली 1, केवल एक ही है। तो इसकी अंग्रेजी आप लिखेंगे दैट इज अ पेन। यहां पे देखिए इस शब्द की शुरुआत पी से हुई, यानी पी एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, और ए आर्टिकल है, इंडिफिनिट आर्टिकल। एक कलम के बारे में बताया जा रहा है। पी कॉन्सोनेंट होने की वजह से, जो कि स्वर की ध्वनि नहीं दे रहा है, यानी वावेल की ध्वनि न देने की वजह से ये पी, इसी वजह से यहां पे ए का प्रयोग हुआ। अब यहीं पे एक एन का प्रयोग देख लेते हैं। यह एक अंडा है, यह एक अंडा है। अंडे की संख्या कितनी है? 1 है। तो आप क्या लिखेंगे? दिस इज, यहां पे एक की अंग्रेजी ए माने 1 होता है और एन माने भी 1 होता है। यहां पे मैं दर्शा दे रहा हूं 1। दिस दैट के साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता है संज्ञा से पहले। संज्ञा इसमें क्या है? अंडा। अंडे को आप छू सकते हैं, जो चीज छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वही संज्ञा है। यह एक अंडा है, तो दिस इज एन एग। यहां पे देखिए ई क्या है? वावेल है, इसी वजह से यहां पे एक की अंग्रेजी एन का प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट दिस और दैट का प्रयोग
जब करते हैं तो इसके साथ क्रिया इज का प्रयोग किया जाता है, ए एन प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद संज्ञा, इसमें जो संज्ञा आता है वह केवल एक वचन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। आइए देखते हैं दूसरा, दीज एंड दोज। दीज माने ये सब नजदीक वाली वस्तुओं के लिए, दोज माने वे सब यानी दूर वाली वस्तुओं के लिए। ध्यान रहे ये दूरी के लिए प्रयोग होता है और ये नजदीक के लिए। तो दीज और दोज ये दोनों बहुवचन होते हैं, दिस और दैट के। तो इसके साथ क्रिया जो प्रयोग में लाई जाती है जिसका हिंदी अर्थ होता है हैं और हो। ध्यान रहे इस क्रिया का हिंदी अर्थ होता है हैं और हो, और इज माने है होता केवल। अब इसके साथ नाउन प्लस, अब उसमें देखिए यस या ईएस या आई ई एस, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग होता है नियमानुसार। जैसे जैसे वर्ड होते हैं इसमें याद रहे कि दीज और दोज के साथ ए और एन का प्रयोग कभी नहीं होता है। जैसे ये सब किताबें हैं, देखिए किताब अगर बोला जाता यह एक किताब है तो केवल एक होता, लेकिन यहां पे देखिए क्या लिखा गया है, किताबें। ये किताबें हैं, पे आपको बिंदी लगाना पड़ेगा तब ये बहुवचन हो जाएगा। तो दीज माने ये होता है। किताबों की संख्या कितनी है? ज्यादातर संज्ञा में एक वचन से बहुवचन जब बनाया जाता है तो उसमें यही प्रयोग किया जाता है, यस या ईएस या आईईएस। ध्यान रहे आगे आपको फ्यूचर में बताया जाएगा। तो ये सब किताबें हैं तो लिखेंगे दीज आर बुक्स। यहां पे आप देख सकते हैं किताबों की संख्या बहुवचन होने की वजह से इसमें यस लगाया गया। फिर अब आ गया आपका दूसरा नंबर, वे सब बंदूकें हैं। वे सब बंदूकें हैं। तो दोज आर गन्स। दोज आर गन्स, यहां पे देखिए गन्स का प्रयोग हुआ है। अब इसी में आप सोच रहे होंगे कि वहां पे आईईएस लिखा हुआ है, बंदूकों की संख्या गन माने एक बंदूक होता है, यस लगा दिए आप, गन्स हो गया। अगर अब यहां पे देखना है, ये सब मक्खियां हैं, मक्खियां, मक्खियां हैं, ये सब मक्खियां हैं। तो मक्खियां हैं मधु, जिसको आप लोग जानते हैं, ये सब मक्खियां हैं। तो दीज आर फ्लाई। फ्लाई माने होता है एक मक्खी, लेकिन जब वाई में, जब किसी भी शब्द में वाई आता है और उसे बहुवचन बनाना होता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है तो उसमें आईईएस लगाया जाता है, फ्लाईज। कॉन्सोनेंट आना चाहिए, ये यल यहां पे कॉन्सोनेंट है इसलिए आईईएस का प्रयोग हुआ। और एक और बच रहा है आपका ईएस। वे सब घड़ी हैं। घड़ियों की संख्या कितनी है? अधिक है। तो आप क्या लिखेंगे? दोज आर, वॉच माने घड़ी, WATCH अंत में
CH आया है, इसमें यस या ES लगा देंगे। स्टूडेंट आप देखते हैं, नोट पे ध्यान देंगे। नोट में आप लोग ये ध्यान देंगे कि दिस, दैट, दीज, दोज, का प्रयोग गिनने वाली चीजों के लिए होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, इस संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग केवल जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उन्हीं के लिए ही केवल दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज और, दूसरा पॉइंट है आपका, ये पहला पॉइंट है, ES कब लगाते हैं संज्ञा में? तो ES जिस शब्द के अंत में CH, X, SH, SS और X हो गया, CH हो गया, SH हो गया, ये आपका X है, SH, SS, CH, ये इतना आपके लिए काफी है, याद नहीं आ रहा है। CH, X, SH और SS जब किसी भी शब्द के अंत में आता है तो उसमें हम लोग जो है ES का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, वॉच यहाँ पे लिखा गया है, CH अंत में आया है तो CH लिखा गया है। ये मक्खी परेशान की है। जैसे सांप, ये सब इनके लिए इंपॉर्टेंट यही था। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग इस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसके बारे में, इसकी संख्या को देखते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो डिमोन्स्ट्रेटिव, इसकी संख्या 4 होती है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। किसकी संख्या? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम की जो संख्या होती है वह 4 होती है। 1 मिनट स्टूडेंट्स। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें दिस, दैट, दैट मीन्स होता है वह, उस, और दिस मीन्स होता है यह, इस। ये दोनों, दिस और दैट, ये दोनों एक वचन के लिए, एक वचन वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। एक वचन वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। कौन कौन? दिस और दैट। अब पढ़ते हैं इसी का बहुवचन क्या होता है। दिस का बहुवचन दीज होता है। दीज माने ये सब, और इन, इतना होता है इसका हिंदी अर्थ। ध्यान देंगे आप सभी लोग। दिस का प्लूरल फॉर्म दीज होता है,
दीज मीन्स ये सब इन होता है, और दैट का प्लूरल नंबर दोज होता है। दोज मीन्स होता है वे सब तथा उन। ये आपके लिए बहुत जरूरी है जाना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो अबाउट द 4 वर्ड्स मीनिंग इन हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा में इन चारों का मतलब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। याद रहे इन चारों का प्रयोग 1, 2, 3 और 4, इन चारों का प्रयोग बेहद जरूरी है कि कहां कहां किस स्थिति में होता है। तो आपको बताया गया कि दिस और दैट का प्रयोग एक वचन संज्ञा की तरफ प्रयोग किया जाता है संकेत करने के लिए, और तथा ये जो दीज और दोज होता है ये बहुवचन की तरफ, बहुवचन यानी प्लूरल नंबर के साथ। अब जहां पे प्लूरल नंबर आता है उसका फार्मूला देखते हैं। पहले हम फार्मूला नंबर 1 ज्वाइन करते हैं। दिस दैट प्लस ईच प्लस ए और एन, ये वावेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार चयन होता है। फिर आपका नाउन, ये फार्मूला है किसका, दिस और दैट जिन भी वाक्यों में आते हैं उनके साथ क्रिया इज का प्रयोग प्रेजेंट में बताया जा रहा है। प्रेजेंट में जब आप किसी वस्तु की तरफ संकेत करते हैं, जैसे वह एक संतरा है, वह एक तरबूज है, वह एक मोटरसाइकिल है, यह मेरा कलम है, या यह एक दवात है, इत्यादि के लिए इसका प्रयोग होता है। उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक कलम है, यहां पे एक का प्रयोग हुआ है। कलम की संख्या कितनी होती है, केवल एक, क्योंकि आप लोगों को बताया भी गया कि दिस दैट केवल एक वचन वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। कलम की संख्या यू कैन सी हियर ओनली 1, केवल एक ही है। तो इसकी अंग्रेजी आप लिखेंगे दैट इज अ पेन। यहां पे देखिए इस शब्द की शुरुआत पी से हुई, यानी पी एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, और ए आर्टिकल है, इंडिफिनिट आर्टिकल। एक कलम के बारे में बताया जा रहा है। पी कॉन्सोनेंट होने की वजह से, जो कि स्वर की ध्वनि नहीं दे रहा है, यानी वावेल की ध्वनि न देने की वजह से ये पी, इसी वजह से यहां पे ए का प्रयोग हुआ। अब यहीं पे एक एन का प्रयोग देख लेते हैं। यह एक अंडा है, यह एक अंडा है। अंडे की संख्या कितनी है, 1 है। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज, यहां पे एक की अंग्रेजी ए माने 1 होता है और एन माने भी 1 होता है। यहां पे मैं दर्शा दे रहा हूं 1। दिस दैट के साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता है संज्ञा से पहले। संज्ञा इसमें क्या है, अंडा। अंडे को आप छू सकते हैं, जो चीज छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वही संज्ञा है। यह एक अंडा है, तो दिस इज एन एग। यहां पे देखिए ई क्या है, वावेल है, इसी वजह से यहां पे एक की अंग्रेजी एन का प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट दिस और दैट का प्रयोग जब करते हैं तो इसके साथ क्रिया इज का प्रयोग किया जाता है, ए एन प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद संज्ञा, इसमें जो संज्ञा आता है वह केवल एक वचन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। आइए देखते हैं दूसरा, दीज एंड दोज। दीज माने ये सब, नजदीक वाली वस्तुओं के लिए। दोज माने वे सब, यानी दूर वाली वस्तुओं के लिए। ध्यान रहे
ये दूरी के लिए प्रयोग होता है और ये नजदीक के लिए। तो दीज और दोज ये दोनों बहुवचन होते हैं, दिस और दैट के। तो इसके साथ क्रिया जो प्रयोग में लाई जाती है जिसका हिंदी अर्थ होता है हैं और हो। ध्यान रहे, इस क्रिया का हिंदी अर्थ होता है हैं और हो, और इज माने है होता केवल। अब इसके साथ नाउन प्लस, अब उसमें देखिए यस या ईएस या आई ई यस, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग होता है नियमानुसार। जैसे जैसे वर्ड होते हैं इसमें याद रहे कि दीज और दोज के साथ ए और एन का प्रयोग कभी नहीं होता है। जैसे ये सब किताबें हैं, देखिए किताब अगर बोला जाता यह एक किताब है तो केवल एक होता, लेकिन यहां पे देखिए क्या लिखा गया है, किताबें। ये किताबें हैं, है पे आपको बिंदी लगाना पड़ेगा तब ये बहुवचन हो जाएगा। तो दीज माने ये होता है। किताबों की संख्या कितनी है? ज्यादातर संज्ञा में एक वचन से बहुवचन जब बनाया जाता है तो उसमें यही प्रयोग किया जाता है, यस या ईएस या आईईएस। ध्यान रहे, आगे आपको फ्यूचर में बताया जाएगा। तो ये सब किताबें हैं तो लिखेंगे दीज आर बुक्स। यहां पे आप देख सकते हैं किताबों की संख्या बहुवचन होने की वजह से इसमें यस लगाया गया। फिर अब आ गया आपका दूसरा नंबर, वे सब बंदूकें हैं। वे सब बंदूकें हैं। तो दोज आर गन्स, दोज आर गन्स। यहां पे देखिए गन्स का प्रयोग हुआ है। अब इसी में आप सोच रहे होंगे कि वहां पे आईईएस लिखा हुआ है, बंदूकों की संख्या, गन माने एक बंदूक होता है, यस लगा दिए आप, गन्स हो गया। अगर अब यहां पे देखना है, ये सब मक्खियां हैं, मक्खियां, मक्खियां हैं, ये सब मक्खियां हैं। तो मक्खियां हैं मधु, जिसको आप लोग जानते हैं, ये सब मक्खियां हैं। तो दीज आर फ्लाई, फ्लाई माने होता है एक मक्खी, लेकिन जब वाई में, जब किसी भी शब्द में वाई आता है और उसे बहुवचन बनाना होता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है तो उसमें आईईएस लगाया जाता है, फ्लाइज। कॉन्सोनेंट आना चाहिए, ये एल यहां पे कॉन्सोनेंट है इसलिए आईईएस का प्रयोग हुआ। और एक और बच रहा है आपका ईएस। वे सब घड़ी हैं, घड़ियों की संख्या कितनी है? अधिक है। तो आप क्या लिखेंगे? दोज आर, वॉच माने घड़ी, WATCH अंत में CH आया है, इसमें यस या ES लगा देंगे। स्टूडेंट आप देखते हैं, नोट पे ध्यान देंगे। नोट में आप लोग ये ध्यान देंगे कि दिस दैट दीज दोज का प्रयोग गिनने वाली चीजों के लिए होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, इस संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग
केवल जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उन्हीं के लिए ही केवल दिस दैट दिस दोज का प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज और, दूसरा पॉइंट है आपका, ये पहला पॉइंट है, ईएस कब लगाते हैं संज्ञा में। तो ईएस जिस शब्द के अंत में CH, X, SH, डबल एस और यक्स हो गया, CH हो गया, SH हो गया, ये आपका यक्स है, SH, डबल एस, CH, ये इतना आपके लिए काफी है, याद नहीं आ रहा है। CH, यक्स, SH और डबल एस जब किसी भी शब्द के अंत में आता है तो उसमें हम लोग जो है ES का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वॉच यहाँ पे लिखा गया है, CH अंत में आया है तो CH लिखा गया है। ये मक्खी परेशान की है। जैसे सांप, ये सब इनके लिए इंपॉर्टेंट यही था। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग इस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होता है, इन तीनों सहायक क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट एवं फ्यूचर तीनों टेंस के परफेक्ट टेंसेस में होता है। लेकिन यहाँ पे इसका जो प्रयोग है, इन तीनों का जो प्रयोग है वह है किसी व्यक्ति के पास जब कोई वस्तु होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इस समय आप YouTube चैनल देख रहे हैं और आपके हाथ में मोबाइल है, तो यानी कि आपके पास एक मोबाइल है, तो उस स्थिति में समय के अनुसार हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट आते हैं, देखते हैं परिभाषा क्या कहा जा रहा है। जब किसी वस्तु का किसी व्यक्ति या किसी अन्य जीव के पास होने का बोध होता है तो वैसे वाक्यों में मुख्य क्रिया हैज, हैव, हैड, विल हैव एंड शैल हैव का प्रयोग करते हैं टेंस के अनुसार। जैसे मैं आपको ऐसे बता दूं कि हैज, हैव, हैड, जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। आपके पास मोबाइल है, यू हैव ए मोबाइल। आपके पास एक मोबाइल था यानी कि पास्ट में, तो यू हैड ए मोबाइल। अगर फ्यूचर में अगर आप खरीदने वाले हो तो वहाँ पे आप बोलोगे कि मेरे पास एक मोबाइल होगा। तो मेरे पास एक मोबाइल होगा तो आई शैल हैव ए मोबाइल। तो इसी तरह से आप वाक्यों का अनुवाद करते हैं इंग्लिश में इन नियमों को फॉलो करते हुए। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें नया। देखिए स्टूडेंट, नोट में आपको बताया गया कि हैज़, यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है। हैज़ का हिंदी अर्थ होता है पास है। ही, सी, इट, ए नेम। ही, सी, इट, ए नेम के साथ पास है की अंग्रेजी हैज़ लिखी जाती है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे है हैव। हैव का मतलब होता है पास है। इसका प्रयोग बहुवचन कर्ताओं के साथ किया जाता है, जैसे मेरे, तुम्हारे, उनके, हमारे, लड़कों के पास। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे तुम्हारे बोला गया, इसलिए बोला गया क्योंकि तभी वाक्य सेट हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। हैड, हैड माने पास था, होता है। यहाँ लिखा है बोथ सब्जेक्ट नंबर। बोथ सब्जेक्ट नंबर का मतलब ये है कि दोनों वचनकर्ता के साथ ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। मेरे पास एक कलम था, आई हैड ए पेन, उसके पास एक कलम था तो ही हैड ए पेन, यानी हैड का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए फ्यूचर टेंस के लिए दो सहायक क्रियाएं लिखी हुई हैं, विल हैव और शैल हैव। इन दोनों का मतलब होता है पास होगा, पास होगी और पास होंगे।
स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें कुछ मेन फैक्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा है शैल हैव, तो शैल हैव के साथ आप लगाओगे शैल हैव का प्रयोग आई और वी के साथ करेंगे, जबकि विल हैव का प्रयोग ही, सी, इट, यू, दे और बॉयज के साथ किया जाएगा। यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जैसे सब्जेक्ट के साथ जो है विल हैव का प्रयोग होगा। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण एग्जाम्पल हेतु, जैसे उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, उसके पास एक पतंग है, उसके पास एक पतंग है। तो स्टूडेंट दोनों के पास, लड़का लड़की दोनों के पास हो सकता है, तो उसके के लिए आप दोनों लगा सकते हैं, ही या सी, और इनके साथ आप क्या लगाएंगे, पास है की अंग्रेजी देखिए, पास लास्ट में है की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे। ही सी में से कोई एक चयन करेंगे, फिर सहायक क्रिया जिसे हम मेन वर्ब के रूप में ऐसे वाक्यों में प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग होगा। ही हैज़ ए काइट, उसके पास एक पतंग है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हारे पास किताबें हैं, किताबों की संख्या बढ़ रही है, तुम्हारे पास किताबें हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पास हैं लिखा हुआ है, यू के साथ क्या लगाएंगे क्रिया, हैव, यू हैव ए बुक। स्टूडेंट आप लोगों को इसके बारे में जो यहाँ पे यू, ही, सी, इट, आई, यू, दे भी लिखा गया है, इसके बारे में बताया गया है। पिछले वीडियोस में इन सारे चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके और उन्हें भी अंग्रेजी सीखने का मौका मिले। स्टूडेंट मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से इंग्लिश आए। मैं प्रत्येक टॉपिक को लेके चल रहा हूं और ये मेरा आपसे वादा है और मैं दावा कर रहा हूं कि वह दिन दूर नहीं जिस दिन आपको अंग्रेजी आ जाए। यानी कि बहुत ही जल्द आप इंग्लिश के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। लगातार इस चैनल पर बने रहें, सारे वीडियोस को देखें। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। अगर स्टूडेंट कहीं आपको कन्फ्यूजन हो रही है, देयर आर एनी कन्फ्यूजन हैपनिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया, उसके बारे में आप हमें बताइए। तो मैं निश्चित तौर पे आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, उसके लिए वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। स्टूडेंट्स तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें, जो भी वीडियोस मैं इस चैनल पे डाल रहा हूँ उसको ज़रूर देखें, एक भी वीडियो ना बचने पाए, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में कुछ खास है। तो ऐसी दशा में इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। आइए चलते हैं टॉपिक पे। तुम्हारे पास किताबें हैं, तो यहाँ पे यू बताया गया, सब्जेक्ट है, हैव क्रिया का प्रयोग। अब चलते हैं पास्ट में। हमारे पास खिलौने थे, हमारे पास खिलौने थे। तो थे पास्ट में गया, पास्ट यानी भूतकाल, बीते हुए समय में था, हमारे पास खिलौने थे। तो दोनों वचन लिखा है, बोथ सब्जेक्ट नंबर, यानी कि यहाँ देखिए पास था वाक्य में आया है, पास था पे आप लोग ध्यान देंगे। हमारे पास खिलौने थे तो लिखेंगे वी हैड टॉयज। फिर यहाँ पे कुछ टॉपिक है बच रहा है, शेष बच रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान देंगे आप सभी लोग।
हमारे पास एक मोबाइल होगा। ये फ्यूचर टेंस में है, होगा अभी फ्यूचर में। इट विल बी इन फ्यूचर, कि हमारे पास एक मोबाइल होगा। वी, अब देखिए आते हैं यहाँ सिस्टम में आते हैं, शैल हैव, आई और वी के साथ किस क्रिया का प्रयोग होता है? शैल हैव। तो यहाँ पे देखिए वी आ गया, यानी हमारे। यहाँ आवर मत लिखिए। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ट्रांसलेट करते वक्त जब लिखा जाता है मेरे पास एक कलम है, तो मेरे की अंग्रेजी माई लिख देते हैं। अगर तुम्हारे आता है तो वो योर लिख देते हैं, उसके आता है तो हिज लिख देते हैं। हमारे यहीं पे आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनको सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं होती है, वो जिनको ग्रामर का नॉलेज नहीं होता है, टेंस का नहीं बोध होता है, सहायक क्रिया का बोध नहीं होता है, वो क्या करते हैं, या कर्ता के बारे में जब उन्हें जानकारी नहीं होती है तो क्या करते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे हमारे की अंग्रेजी वो लिख देते हैं आवर, जो कि क्या है? रॉन्ग है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें। यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जिस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है उस सब्जेक्ट पे आप फोकस डालें। हमारे पास एक मोबाइल होगा तो वी शैल हैव ए मोबाइल। तो इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों टेंस का हमने क्या किया? अनुवाद किया, आपको बताया। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में, सेंटेंस के बारे में तथा उसके प्रकार के बारे में बताया गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया गया, तो इन छोटी छोटी बातों को आप ज़रूर देखें, वीडियो को देखें, समझने का प्रयास करें। देखिए इंग्लिश है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगी। किसी भी टॉपिक को बार बार देखिए, उसे समझने का प्रयास करिए। जब एक बार आपको आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील बेटर, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे जब आपको समझ में आने लगेगा। तो ऐसी दशा में अब सेंटेंस को आप लोग एकदम पढ़ डालें। पिछले वीडियोस में आप लोगों को सेंटेंस के प्रकार बखूबी तरीके से मैंने बताया है, और ये मेरा वादा है स्टूडेंट, इस चैनल से आपको इंग्लिश ज़रूर आएगा और यहाँ से आप बहुत कुछ सीखने का अवसर भी प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है किसका? इन मुख्य क्रियाओं का। जब किसी वस्तु का किसी व्यक्ति के पास होने का बोध होता है तब इन सारी सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। हैज़, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव। ये तीनों सहायक क्रियाएं परफेक्ट टेंस की सहायक क्रियाएं होती हैं, जिनका प्रयोग हम नियमानुसार करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं। राधा के पास कलम है, तो राधा तो एक नाम हो गया यहाँ पे, राधा, और हिंदी में क्या आया है? पास है। तो आप क्या लिखेंगे? राधा हैज़ ए पेन, यहाँ पे नाउन आया है। फिर बच्चों के पास किताबें हैं, बच्चों के पास किताबें हैं। तो बच्चों की संख्या कितनी हो गई? अधिक हो गई, यानी प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो चिल्ड्रेन। अब देखिए पास हैं, ध्यान दीजिएगा, बच्चों की संख्या अधिक है, यहाँ पे बॉयज मैंने लिखा है, और पास हैं वाक्य में आया भी हुआ है। तो लिखेंगे चिल्ड्रेन हैव क्या? किताबों की संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पे आप बुक्स का प्रयोग करें। तो स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी हैं
अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे आप बहुत आगे जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों का जब आप पढ़ाई करते हैं, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस से हो, मैथ से हो, चाहे इंग्लिश से हो, तीनों में से कहीं भी कोई टॉपिक हो उसके छोटी बिंदुओं पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि छोटी बिंदुओं को ही एग्ज़ाम में जब आप बड़े लेवल पे परीक्षा देने जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, बहुत छोटी चीज़ें पूछी जाती है, जिसको आपको छोटे में ही जवाब देना होता है। ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में तो ऐसे ऐसे टॉपिक पूछते हैं बहुत छोटा, जिसके बारे में आदमी उसे बहुत टाइनी समझता है, तुच्छ समझता है और लिटिल समझता है, जिससे वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर बैठता है और एग्ज़ाम्स में उसके नंबर कम आते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये मानना है कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी वीडियो, जो भी खास चीज़ें इसमें बताई जाएं, उससे आप वंचित ना हों। यूज ऑफ हैज, हैव, हैड एंड हैड। यहाँ पे जब किसी वस्तु का किसी व्यक्ति या किसी अन्य जीव के पास होने का बोध होता है तो वैसे वाक्यों में मुख्य क्रिया हैज, हैव, हैड, विल हैव एंड शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस बात का ध्यान देंगे कि इनका प्रयोग टेंस के अनुसार कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग जान ले। आज ही आपका वर्तमान है। टुडे इज प्रेजेंट। टुडे इज प्रेजेंट याद रखें। पहचान क्या होता है, मतलब इसमें वाक्य में मध्य में और अंत में क्या आता है, कैसे आप जानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। पास है और ये एक वचन के लिए प्रयोग होता है, और ये पास हैं ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। ये आप किसी भी वाक्य को पहचानेंगे प्रेजेंट टेंस में जब उसमें पास होने का बोध होगा। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला ए नंबर, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्टूडेंट आप लोगों को बताया भी गया है, पढ़ाया भी गया है। साधारण वाक्य। आज देखिए इसकी आवश्यकता आपको पड़ी। आप कहेंगे कि सर अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का पहला पार्ट होता है। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि जिसमें सकारात्मक भाव आता है। सकारात्मक का मतलब हाँ, जैसे आज सकारात्मक क्या है कि पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब अभी देखिए कोई भी नाम ले, कोरोना पॉजिटिव, तो कोरोना पॉजिटिव का मतलब बंदा कोरोना पॉजिटिव है, यानी कि उसे कोरोना के जो वायरस है उससे संक्रमण उसके शरीर में है। तो ऐसी दशा में अफर्मेटिव का मतलब होता है कि वह वाक्य जिससे हमें सकारात्मक भाव का बोध होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। अब इसका सिस्टम क्या है आप ध्यान दें। सिस्टम क्या है, सब्जेक्ट हैज, हैव, फिर आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। पूरक शब्द भी आपको पढ़ाया गया है कि जो वाक्य को पूरा करने में मदद करते हैं। स्टूडेंट यहां आप ध्यान देंगे, जब एक वचन करता रहेगा तो आप इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, और जब बहुवचन करता रहेगा तो आप उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं एक वचन करता क्या है। एक वचन करता, इसमें मैं डिब्बे में इसके ठीक नीचे लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ही, सी, इट, ये आपका एक वचन है। अब बहुवचन आपका
आई, यू, दे और वी और बॉयज, ये आपका बहुवचन कर्ता हो गया। देखिए बड़ा ही इजी है, अगर आपको कर्ता समझ में नहीं आता है तो बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि इन्हें कर्ता कहते हैं। जब एक वचन कर्ता आएगा यानी कि उसके पास एक कलम है तो ही सी में से चयन करेंगे। राम के पास एक कलम है तो राम हैज ए पेन लिखेंगे। मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। तुम्हारे पास एक कलम है, यू हैव ए पेन। उनके पास एक कलम है, दे हैव ए पेन। और हमारे पास एक कलम है, वी हैव ए पेन। और बॉयज, लड़कों के पास एक मतलब लड़कों के पास कलम है तो बॉयज हैव पेन्स लगेगा कि लड़कों के पास अपना अपना कलम है। तो ऐसी दशा में आप अफर्मेटिव सेंटेंस का जब अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें क्रिया, मुख्य क्रिया के रूप में हैज हैव का प्रयोग होता है। हैज हैव का मतलब होता है पास है, जो आपको यहाँ पे पहचान के रूप में बताया गया है। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला, उसके पास एक घड़ी है। उसके पास एक घड़ी है तो लिखेंगे ही या सी, दोनों में से कोई एक चयन कर सकते हैं आप। ये सब्जेक्ट है, ही सी। उसके बाद एक वचन होने पे आप क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे। ही हैज ए वॉच। इस तरह से ये ऐसे वाक्यों का अनुवाद किया जाता है। दूसरा आपका आता है मीरा नहीं, उनके पास बल्ले हैं। यानी कि बच्चों जो क्रिकेटर्स हैं उनके पास अपने अपने बैट हैं, तो बल्लों की संख्या अधिक हो रही है और उनके यानी कि ज्यादा लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दे माने वे, यानी यहाँ पे उनके का प्रयोग होगा, उसे उनके बोला जाएगा। दे, और दे के साथ मुख्य क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट? हैव का प्रयोग करेंगे। दे हैव बैट्स। तो इस तरह से ऐसे वाक्यों का अनुवाद किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस में। इस समय हम लोग प्रेजेंट टेंस से ही पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस को कैसे आप अनुवाद करते हैं देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस वह वाक्य जो निषेधात्मक भाव प्रकट करता है, नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। और आपको निगेटिव सेंटेंस जब पढ़ाया गया था तो उसके बारे में बताया भी गया था कि निगेटिव सेंटेंस वह शब्द होता है जो किसी भी वर्ग को निगेटिव कर देता है। निगेटिव का मतलब मनाही कर देता है। उसमें नो, नॉट, नेवर, नथिंग प्रीफिक्स लगा करके अपोजिट का प्रयोग करके भी बताया गया है। उसमें नथिंग का भी प्रयोग आता है, नान का भी प्रयोग आता है, नो एनीबॉडी, नो बॉडी इत्यादि शब्द नकारात्मक शब्द होते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे बी में चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है? निगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यहाँ फार्मूला चयन करते हैं। सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नो और नॉट या एनी, उसके बाद कंप्लीमेंट। बहुत अच्छा चीज बताया जा रहा है स्टूडेंट। ऐसा आपको पढ़ने का अवसर बहुत कम ही मिलता है। इन सारी चीजों के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में जब स्टूडेंट शुरुआत करते हैं तो उनको इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं रहता है। मैंने देखा है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट भी इन सारी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। जहां तक मेरा अनुभव है, मैं जब स्टूडेंट चूंकि इंग्लिश से बहुत पीछे भागते हैं, उनको लगता है कि वो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। स्टूडेंट आप धैर्य रखें और इसी चैनल पे बरकरार रहें तो निश्चित तौर पे वह दिन दूर नहीं जब आपको अंग्रेजी ना आए।
तो शीघ्र ही आपको अंग्रेजी आएगी, बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट विल यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक चीज यही करना पड़ेगा, इस चैनल पर आपको हमेशा बना रहना पड़ेगा और वीडियोस को कंटिन्यू देखना पड़ेगा। एक मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोगों के पास भी पहुंचे। और आपके सपोर्ट से ही, चूंकि मैं भी चाह रहा हूं कि आपका सपोर्ट हो, तो मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है और आशा करते हैं कि आप लोग इसमें सपोर्ट करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हैज, हैव, नो, नॉट, एनी और कंप्लीमेंट। अब देखते हैं नो का प्रयोग स्टूडेंट कब करते हैं, जब ऐसा प्रयोग हो, कैसा, कि किसी व्यक्ति के पास उस चीज का न होने का बोध हो ही ना, तो आप नो का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास कलम नहीं है, यानी कि मेरे पास कलम नहीं है, कोई भी कलम नहीं है, यानी कि ये पर्सन इज विदाउट ए पेन। तो वहां पे आप कैसे अनुवाद करेंगे ऐसे वाक्यों का, मेरे पास, मेरे के लिए आप आई का चयन करेंगे। देखिए आई के साथ क्या लगाएंगे आप, हैव, यहां फार्मूला दिया गया है, आई हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे, नो, आई हैव नो पेन। दूसरा उदाहरण देखते हैं, कब आप नॉट लगाएंगे, जब विशेषण आता है शब्द में। क्या आता है, विशेषण, काला, पीला, नीला, हरा, मोटा, सफेद, कुछ भी ऐसा, जब विशेषण का बोध होता है, उसके पास नया किताब नहीं है। अब स्टूडेंट यहां देख सकते हैं आप, उसके पास नया किताब नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, ही हैज, अब यहां पे आप क्या लगाएंगे, नॉट, ही हैज नॉट ए न्यू बुक, यानी कि उस बंदे के पास नया किताब नहीं है लेकिन पुराना है। लेकिन इसमें देखिए मेरे पास कलम नहीं है, यानी कि कलम है ही नहीं। अगर फिर इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी अनुवाद कर सकते हैं, आई हैव नो, नो के साथ आप स्टूडेंट एनी का प्रयोग करेंगे, इसीलिए मैंने फार्मूला में लिख दिया है, आई हैव नो एनी पेन। तो इस तरह से ऐसे नकारात्मक वाक्यों का हम लोग अनुवाद करते हैं। इससे पहले, इस समय स्टूडेंट हम लोग सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं, याद रहे कि जो भी आपको बताया जा रहा है ये सेंटेंस है, शब्दों के समूह से ही वाक्य बनता है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 शब्द, लास्ट वाला अक्षर है तो इसको 5 में काउंट करते हैं, तो ये पांचों मिलाकर के ही एक वाक्य बना है, तब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। स्टूडेंट, नो का प्रयोग तब किया जाता है जब पूरी तरह से व्यक्ति के पास हो ही ना, और इसके साथ, नो के साथ आप एनी भी लगा सकते हैं या ओनली नो भी लगा सकते हैं। नॉट कब लगाते हैं, जब सेंटेंस में आपको क्या मिले, एडजेक्टिव मिले। जब एडजेक्टिव मिलता है तभी जो है उससे पहले आप नॉट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट, अगर आप क्लियर करते हैं तो निश्चित तौर पे मैंने देखा है देयर आर मच कंफ्यूजन, मेनी कंफ्यूजन अबाउट द यूज ऑफ हैज, हैव, हैड व्हेन एनी स्टूडेंट ट्रांसलेट अबाउट लाइक दीज सेंटेंसेस। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस चीज का केयर करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे समझ में आएगा। आशा रखिए आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो निश्चित तौर पे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, आपको बताया जाएगा उसके बारे में। आते हैं सी नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
आज देखिए, आज आपके सामने ये भी आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो आपको बहुत पहले भी पढ़ाया गया, पिछले वीडियोस में बताया गया इसके बारे में। सारे सिस्टम, वे सारी चीजें जो छोटी छोटी होती हैं, मैंने सेंटेंस के बारे में बताया है। 11 प्रश्नवाचक शब्दों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। 11 प्रश्नवाचक शब्द जो यूजेज में लाए जाते हैं वो भी बताया गया है कि प्रश्न करने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, वैसे भी आप जान रहे होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ये वो वाक्य जो क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। अब इसका फार्मूला देखिए। पहले आप क्या करेंगे, क्या की कभी मीनिंग नहीं लिखी जाती है, इसमें जो क्रिया है हैज हैव, इसी को इससे पहले लिख देंगे, यानी कर्ता से पहले। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर सेंटेंस में नॉट नो आया हो तो उसी अनुसार प्रयोग करेंगे, आप उदाहरण से ही समझ जाएंगे, लेकिन ये चीज आपको लगाना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी नेसेसरी टू ईच स्टूडेंट दैट यू विल यूज एन इंट्रोगेशन मार्क एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस व्हेन यू आर ट्रांसलेटिंग अबाउट एनी सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव। लेट्स सी हाउ डज इट ट्रांसलेट अबाउट दिस सेंटेंस। क्या तुम्हारे पास किताब है? यहां देखिए स्टूडेंट, क्या पहले आया है। कभी भी बहुत सारे स्टूडेंट शुरुआती दौर में जब वे ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते हैं तो लिखते क्या है, मेरा ये मानना है व्हाट लिखते हैं। और मैं पढ़ाता भी हूं तो मैंने अक्सर मिस्टेक्स देखे हैं स्टूडेंट का, वे ऐसी गलती कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, क्या तुम्हारे पास किताब है, तो आप लगाओगे क्या, हैव। ये बहुवचन करता है, बहुवचन से पहले आप हैव लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, और पास है, दोनों मतलब है इसका। हैव यू ए बुक, हैव यू ए बुक। फिर आगे देखते हैं दूसरा, उसके पास, ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा, उसका उदाहरण दे रहा हूं। कभी भी आपको बताया भी गया है कि जो WS टाइप क्वेश्चन होते हैं उसकी अंग्रेजी बनाते समय WS टाइप क्वेश्चन जो शब्द होते हैं उसको वाक्य में सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। याद रहे, सहायक क्रिया से पहले। उसके पास कलम क्यों नहीं है? तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे पूछा जा रहा है उसके पास कलम क्यों नहीं है। क्यों, रीजन पूछा जा रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट ही हैज नो पेन। उसके पास कलम, क्या कारण है कि उसके पास कलम नहीं है। तो अब इसका कैसे बनाएंगे, पहले आप लिखेंगे वाई, WHY, वाई माने क्यों होता है, रीजन पूछने के लिए। और उसके एक वचन है तो आप यहां पे फार्मूला में से चयन करें, हैज। वाई हैज ही नो क्या, पेन। उसके पास कलम नहीं। अगर उसके पास काला कलम क्यों नहीं है तो स्टूडेंट यहां नो की जगह आप नॉट लगा देंगे, जैसा कि एडजेक्टिव के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट इस तरह से प्रेजेंट टेंस के वाक्यों का हम लोग ट्रांसलेट करते हैं कि किस तरह से आप हैज हैव का प्रयोग ऐसे वाक्यों में करते हैं। बड़ा ही इजी तरीका है, अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। हैज हैव इस टेंस की मुख्य क्रिया है, और जब भी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो उसमें आप कर्ता से पहले हैज हैव का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। क्या तो लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए व्हाट नहीं लिखा गया, बल्कि वही जो क्रिया सहायक क्रिया मानी जाती है, इसी को कर्ता से पहले, कर्ता इसमें क्या है, तुम्हारे और उसके है। तो ऐसे वाक्यों में कर्ता से पहले जो है उस सहायक क्रिया को ही प्रयोग में लाया जाता है, जिसका मतलब क्या हो जाता है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। पास्ट टेंस यानी क्या होता है, भूतकाल। भूतकाल का मतलब क्या होता है, ये लगभग सभी स्टूडेंट जानते होंगे। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय, द टाइम विच हैड ऑलरेडी
पास्ट, वह समय विच हैव ऑलरेडी पास्ट, यानी कि जो समय पहले ही क्या हो चुका हो, माने व्यतीत हो चुका हो, बीत चुका हो, उसी को पास्ट टेंस कहा जाता है। पास्ट टेंस को आप पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है? तो सीधा बात है, या ई ए वाक्य के अंत में देखे था, थी, थे, ये देखे आपको पता चल जाएगा कि ये निश्चित तौर पे पास्ट टेंस का वाक्य है। आइए देखते हैं कि पास्ट टेंस में वाक्य की शुरुआत कैसे क्या होता है। पास्ट टेंस में जब हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहचान है, तो इसमें हिंदी के वाक्यों में पास था, पास थी और पास थे, इन तीनों का प्रयोग आता है, अनिवार्य होता है। तब आप जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट टेंस यानी बीते हुए समय का है। पास की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? इसमें मेन वर्ब क्या होता है, ध्यान देंगे सभी लोग। मेन वर्ब इसमें स्टूडेंट्स हैड होता है, जिसका मतलब क्या होता है? पास था या पास थी, कुछ भी कह सकते हैं। अब देखते हैं फार्मूला नंबर 1, मतलब ये में चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे मैं संक्षेप में लिख रहा हूं, यानी साधारण वाक्य। इसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट ही, सी, इट, आई, यू, देवी, मोहन, सोहन, गीता, लड़के, गाय इत्यादि, इसमें छिपा हुआ, किसमें? सब्जेक्ट में। कौन का प्रश्न करने पे हमें सब्जेक्ट का पता चलता है। हैड का मतलब यहां पे बताया गया है कि पास था होता है। ध्यान रहे कि हैड का मतलब क्या बताया गया आप लोगों को? पास था। अब क्या करते हैं, अनुवाद कैसे करेंगे? हाउ विल ट्रांसलेट लाइक दीज सेंटेंसेज, ऐसे वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। लेट्स सी। उसके पास कई किताबें थीं। उसके पास कई किताबें थीं। कितनी किताबें? अब कई का मीनिंग होता है मेनी। कई का मीनिंग क्या होता है? मेनी यानी जहां पे आप काउंट कर सकते हैं वहां पे मेनी का प्रयोग होता है। कर्ता इसमें है ही, उसके बाद क्या चुनेंगे मेन वर्ब में? हैड, यानी पास था या पास थी, पास थे। ही हैड, उसके पास कई किताबें थीं। तो ये लड़की है या लड़का, दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यहां सी लगाए तो अच्छा है। सी हैड मेनी बुक्स। सी हैड मेनी बुक्स। यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां लिखा हुआ है कि उसके पास कई किताबें थीं, तो उसके लिए सी हैड मेनी बुक्स। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। उनके पास खिलौने थे। उनके पास खिलौने थे। तो यहां खिलौनों की संख्या अधिक हो रही है, यानी आने वाला कॉमन नाउन काउंटेबल कॉमन नाउन में है, जिसे हम गिन सकते हैं। हाउ मेनी का प्रश्न करने पे कितने खिलौने, तो वहां पे काउंट किए जा सकते हैं। उनके पास खिलौने थे, तो उनके की मीनिंग क्या लिखी जाएगी? दे, जो आपको पहले ही पिछले वीडियो में बताया गया था। दे हैड टॉय। टॉय माने एक खिलौना होता है, इसे प्लूरल बनाना है यानी बहुवचन बनाना है, तो उसमें आप यस या ईएस, आईईएस सिस्टम के अनुसार प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। 2 नंबर निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो या एनी, इसके साथ लगाते हैं, या नॉट प्लस कंप्लीमेंट।
ध्यान रहे स्टूडेंट, इसको आप कैसे अनुवाद करेंगे? बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आप जान जाओगे। जैसे मोहन के पास गेंद नहीं था। जिस चीज का प्रकार होता है वहीं पे एनी का प्रयोग किया जाता है। मोहन के पास गेंद नहीं था, तो यानी कि मोहन बिना गेंद के था। मोहन हैड नो क्या बॉल। मोहन हैड नो बॉल। मोहन के पास गेंद नहीं था। रीता के पास नीला कलम नहीं था। स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहां पे विशेषण क्या आया है? नीला, कलर पहचानने के लिए। तो रीता के पास नीला कलम नहीं था। कैसा कलम? ये इससे विशेषण का बोध रहा, और जो कि बताया भी गया है कि जब वाक्य निगेटिव होता है और उसमें विशेषण का बोध होता है तो उससे पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। रीता हैड नॉट कैसा पेन? ब्लू पेन। स्टूडेंट जहां पे केवल संज्ञा आएगा वहां पे नो लगाओगे, लेकिन अगर उसमें विशेषण आता है तो वैसे वाक्यों में तब आप किसका प्रयोग करोगे? नॉट का प्रयोग करोगे। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव में आते हैं। पास्ट टेंस यानी भूतकाल होता है स्टूडेंट। इस ऐसे वाक्य में पहचान क्या होता है? पास्ट था, पास्ट थी, पास्ट थे। मुख्य क्रिया इसमें क्या प्रयोग की जाती है? मुख्य क्रिया इसमें स्टूडेंट आपका हैड प्रयोग होता है। उसके बाद कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में ज्यादातर शब्द जो आते हैं नाउन आते हैं। उसके बाद उसमें तमाम विधियां हैं, विशेषण वगैरह तमाम शब्द भी प्रयोग में लाए जाते हैं। एडवर्ब भी आता है उसमें। लेकिन जब आगे आप पढ़ोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे और फुल्ली आपको टेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी नंबर यानी थर्ड, इसी क्रम में इसको सी करते हैं और इसको बी करते हैं। यहां मिस्टेक है, अब सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में आप क्या करोगे? इसमें कभी भी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो व्हाट नहीं प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट, फिर नो या नॉट, फिर कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में स्टूडेंट ध्यान रहे कि आप अदर का भी प्रयोग कर सकते हैं कंप्लीमेंट में। जैसे क्या उसके पास पुराना घड़ी था? यहां देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईच इंट्रोगेटिव सेंटेंस एट लास्ट you will use an interrogation mark. It is very important, otherwise your sentence will be wrong. क्या उसके पास पुराना घड़ी था? तो यहाँ पे आप क्या चुनोगे? हैड का प्रयोग करोगे। हैड सब्जेक्ट ही या सी दोनों में से कोई एक। एन यहां लगा सकते हैं आप, एन ओल्ड। यहां देखिए वावेल आया है, वावेल से पहले जो है जो शब्द वावेल की ध्वनि देते हैं अपने अक्षर शुरुआती अक्षर से, उससे पहले एक की अंग्रेजी एन का प्रयोग होता है। हैड ही एन ओल्ड वॉच, यहां क्वेश्चन मार्क लगा। फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट।
यहां आप देख सकते हैं क्या गीता के पास कोई कलम नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो हैड गीता नो एनी, सॉरी यहां नॉट हो गया, नो एनी कैसा पेन, अच्छा नो एनी पेन, इसमें एडजेक्टिव नहीं है। हैड गीता नो एनी पेन। तो इस तरह से आप अनुवाद करते हैं। एक इंट्रोगेशन, एक क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस प्रयोग में लाते हैं उदाहरण के लिए। तुम्हारे पास 100 रुपए क्यों नहीं थे, तुम्हारे पास 100 रुपए क्यों नहीं थे। यहां आप देख सकते हैं क्या आया है, क्यों आया है। तो इसके लिए आप पहले एट फर्स्ट क्या लिखोगे, ये WS टाइप क्वेश्चन है, व्हाई रीजन, व्हाई, उसके बाद क्रिया क्या लगाएंगे, हैड, कर्ता कौन है, यू, व्हाई हैड यू नॉट कितने रुपए, 100 रुपीज। तो इस तरह से स्टूडेंट ऐसे वाक्यों का अनुवाद किया जाता है। यह था पास्ट टेंस। जैसा कि जो पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया गया, छोटी छोटी बातों को बताया गया, उन सारे वीडियोस को कंटिन्यू देखना बहुत जरूरी है। अगर आप कंटिन्यू इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे वो सारी चीजें जो आपसे अनछुए है, जिसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपको काफी कुछ ग्रामर के बारे में, इंग्लिश से जानकारी, मतलब इंग्लिश से संबंधित जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। स्टूडेंट धैर्य बनाए रखिए। निश्चित तौर पे अगर आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और इस वीडियो को रोजाना देख रहे हैं, मैं रोजाना वीडियो डाल रहा हूं, मेरा प्रयास है कि आप किसी भी चीज से अनछुए ना रहें और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से इंग्लिश आए, इंग्लिश में कहीं भी आपको झुकना ना पड़े। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस से। यूज ऑफ will have and shall have। स्टूडेंट इन दोनों का हिंदी होता है पास होगा, पास होगी, पास होंगे। पहचान क्या है, नहीं पहले फ्यूचर टेंस लिखते हैं, ये तीसरा पड़ाव है। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, भविष्य काल या भविष्यत काल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, भविष्य काल का मतलब क्या होता है, भविष्य काल का मतलब होता है आने वाला टाइम, आने वाला समय। जो भविष्य में आने वाला टाइम होता है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। पहचान क्या है, पहचान पे ध्यान देंगे, पास होगा, पास होगी, तथा पास होंगे। हिंदी के वाक्यों में ऐसे ही प्रयोग आता है। अब चलिए एक कॉलम में अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन करते हैं कि साधारण वाक्यों का आप कैसे अनुवाद करेंगे। फार्मूला लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव। याद रहे स्टूडेंट, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ ही केवल शैल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ आप क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव
प्लस कॉम्प्लीमेंट। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक शब्द। पूरक शब्द जो किसी भी वाक्य को पूरा करने में, उसके अर्थ को पूरा करने में मदद करते हैं, उसे पूरक शब्द कहते हैं। फ्यूचर टेंस जो आने वाला टाइम होता है, इसमें क्या हिंदी में, हिंदी के वाक्यों में पास होगा, पास होगी, पास होंगे का प्रयोग आता है। इसमें फार्मूला आपको बताया गया, फार्मूले पे आप ध्यान देंगे। सब्जेक्ट विल, शैल प्लस हैव, जिसका मतलब होता है पास होगा, पास होगी, पास होंगे, अलग अलग तरीके से विल हैव या शैल है। फिर कंप्लीमेंट यानी पूरक शब्द। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसके पास एक नया घर होगा। अभी है नहीं, होगा, फ्यूचर में बनेगा। और वह पर्सन जो है फ्यूचर के लिए इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है। ही विल हैव, ही विल हैव, यहां देखिए पास होगा, पास होगा इस वाक्य में आया हुआ है। तो उसके पास एक नया घर होगा। ही विल हैव ए न्यू, कैसा घर, हाउस। फिर है मेरे पास दो पुरानी दुकानें, पुरानी के जगह नहीं करिए, मेरे पास दो नई दुकानें होंगी। स्टूडेंट्स, तो मेरे के लिए आप क्या लिखोगे, आई का प्रयोग करोगे। आई और वी यानी हम के साथ क्या लगाएंगे, शैल। आई शैल हैव टू न्यू, ये काउंट, ये देखिए नंबरिंग एडजेक्टिव है, और ये तो न्यू आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आई शैल हैव टू न्यू क्या, शॉप्स, दुकानें। अब इसमें आते हैं, पहले समझ लेते हैं एक बार फिर से। सब्जेक्ट विल, शैल प्लस हैव प्लस कंप्लीमेंट। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस में विल हैव, शैल हैव का प्रयोग। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या सिस्टम अपनाते हैं, सब्जेक्ट विल, शैल प्लस हैव प्लस कंप्लीमेंट। इसमें मुख्य क्रिया कौन है स्टूडेंट, विल और शैल के साथ हैव। उसके पास एक नया घर होगा। ही विल हैव ए न्यू हाउस, मेरे पास दो नई दुकानें होंगी। तो मेरे पास दो नई, मेरे के लिए क्या लिखा गया, आई लिखा गया। फिर शैल, आई के साथ शैल लगता है। शैल मीन्स होता है गागेगी। हैव माने पास होना। टू न्यू शॉप्स यानी कि मेरे पास दो नई दुकानें होंगी। अब स्टूडेंट्स हम लोग निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। बी निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, वह वाक्य जिसमें नहीं आता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। फार्मूला क्या है स्टूडेंट, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस आप क्या लगाएंगे, हैव, यहां नो भी लगाएंगे आप, नो प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट।
नो एनी भी लगा सकते हैं, ध्यान रहे। उस समय मेरे पास कोई किताब न होगा। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, उस समय मेरे पास कोई किताब न होगा। कब? उस समय, फ्यूचर की बातें हो रही हैं, तो मेरे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आई। आई के साथ आप क्या लगाएंगे? शैल। आई शैल। फिर उसके बाद क्या सुनेंगे? नो चुनेंगे। आई शैल हैव, अच्छा नो के, नॉट के साथ आप हैव लगाएंगे। आई शैल नॉट हैव एनी क्या? बुक। या नो एनी जब लगाएंगे तो हैव के बाद ही नो एनी का प्रयोग होगा, इसलिए मैंने दोनों उदाहरण दे दिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कविता के पास घर नहीं होगा। किसके पास नहीं होगा? कविता के पास। तो आप क्या लिखेंगे? KAVITA, कविता विल नाम के साथ, और ही सी इट यू दे के साथ क्रिया क्या प्रयोग होगी? विल, फ्यूचर टेंस में। कविता विल नॉट हैव क्या? ये हाउस लगा सकते हैं यहाँ पे। आप इस तरह से निगेटिव सेंटेंस को अनुवाद करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ध्यान देंगे, प्रश्नवाचक वाक्य जब कभी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में व्हाट नहीं लिखते हैं। ये आप सभी लोग ध्यान देंगे। सी नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फार्मूला क्या है? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें, ये बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। क्या हमारे पास अगले साल 2 कारें नहीं होंगी? इसमें इंट्रोगेटिव भी निगेटिव बना रहे हैं, यानी कि प्रश्नवाचक होने के साथ साथ वाक्य नकारात्मक भी होगा। क्या हमारे पास, हमारे के साथ यानी वी के साथ शैल, तो आप क्या पहले चुनोगे? शैल। शैल मीन्स हो गया क्या, और पास मतलब क्या, उसके बाद गागेगी भी होगा। शैल वी नॉट हैव, यहां फार्मूला देखेंगे स्टूडेंट, देखिए शैल वी नॉट हैव, अब कंप्लीमेंट में क्या बच रहा है? 2 कारें, 2 कार्स। कब? टाइम है यहां पे नेक्स्ट ईयर, या इन नेक्स्ट ईयर लगा सकते हैं, इन नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन मार्क। फिर
यहां देखिए, क्या उसके पास 2 पतंग होगा? स्टूडेंट्स, क्या उसके पास 2 पतंग होगा? तो आप क्या लिखोगे? विल ही हैव 2 kites? विल ही हैव 2 kites? फिर इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड वाला देखते हैं। यहां देखिए स्टूडेंट्स, कब आया है सेंटेंस में? मोहन के पास कब किताबें होंगी? पूछा जा रहा है कि बाय द वे टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, किताबें पढ़ा रहे हैं बारी बारी से, और उसमें मोहन का नंबर आया और मोहन खड़ा हुआ और मोहन के पास किताब नहीं है। जुलाई से नया सेमेस्टर शुरू है और अगस्त बीत गया, अगर मोहन के पास किताब नहीं है तो वहां पे टीचर क्या पूछेंगे? मोहन, मतलब उससे पूछेंगे मोहन के पास, या थर्ड पर्सन से पूछेंगे, सामने वाले से, मोहन के पास, या उसके मोहन के फ्रेंड से पूछेंगे मोहन के पास कब किताबें होंगी, या तुम्हारे पास कब किताबें होंगी। सामने वाले से सही रहेगा, तुम्हारे पास किताबें कब होंगी। तो यहां पे पहले आप क्या लिखोगे? वैन। वैन लिखेंगे आप। वैन माने कब, जो टाइम पूछता है। वैन विल, यू के साथ विल लगता है, यू, उसके बाद आप क्या लगाएंगे? हैव। वैन विल यू हैव क्या? बुक्स। इस तरह से स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस में पास होगा, पास होगी तथा पास होंगे की अंग्रेजी, मतलब केस जैसे सेंटेंसों की अंग्रेजी बनाई जाती है। अगर उसमें फ्यूचर टेंस में, अगर वाक्य फ्यूचर टेंस का है तो उसको इस तरह से अनुवाद करते हैं। अब देखिए हैव का प्रयोग कुछ और, अब इसमें नोट देखते हैं स्टूडेंट्स, नोट क्या कह रहा है। नोट देखेंगे, पास के लिए खाने पीने एवं महसूस करने के लिए हैज, हैव एवं हैड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? पास के लिए, यानी कि ऐसे वाक्यों में आपको महसूस होना चाहिए कि वो चीज आपके पास है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके पास होती हैं लेकिन उसे महसूस करना पड़ता है। तो वहां पे आया है खाने पीने एवं महसूस करने के लिए हैज, हैव एवं हैड का प्रयोग किया जाता है। ये पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट में जाता है और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? वह 2 बजे खाना खाता है। वह कितने बजे खाना खाता है? 2 बजे। यहां खाने का नाम आया है, खाना पीना इत्यादि। तो ही के साथ आपको क्या लगाना है? हैज। ही हैज क्या? फूड
यानी कि है, सॉरी यहाँ पे हैड मैंने लिखा, ही हैज फूड क्या बजे खाता है, 2 बजे। ही हैज फूड एट, निश्चित टाइम है इसलिए एट का प्रयोग होगा, एट 2 o'clock। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ही हैज फूड एट 2 o'clock। कुछ ऐसे सेंटेंसों का अनुवाद इस तरह किया जाता है जब उसमें खाने पीने एवं महसूस करने का बोध होता है। अगर ऐसे आ जाए, मेरे सिर में दर्द है, ध्यान देंगे, ये चीज आप क्या करते हैं, सर में महसूस करते हैं। इस चीज को आप अपने हेड में क्या करते हैं, महसूस करते हैं और बोलते हैं मेरा सिर दर्द कर रहा है। तो मेरे सिर में दर्द है तो आप क्या लिखेंगे, आई के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव, आई हैव क्या, हेडेक, ACHE, इसको एक बोलते हैं हेडेक, इसी को बोला जाता है हेडेक। हेडेक यानी सर दर्द। तो इस तरह से यहाँ पे आपने किसका प्रयोग किया, हैव का। ये महसूस करने के लिए है, ये महसूस करने के लिए, ये खाने के लिए, और एक पीने वाला आ गया, ये क्या लिखा है, उसने शाम को चाय पिया, उसने शाम को चाय पिया। तो कब पिया, शाम को। तो यहां पे किसका बोध हो रहा है, पीने का। याद रहे स्टूडेंट। तो उसने चाय को शाम को चाय पिया। तो ही, अब पास्ट टेंस में आप जाएंगे तो पास्ट टेंस में क्या लगाएंगे आप, हैड। या मैंने बताया था कि पास्ट टेंस को अगर पहचानना है तो आप पास्ट टेंस के वाक्य को अगर पहचानना है तो उसमें आप क्या लगाएंगे, पास्ट टेंस में या, ई, ए, था, थी, थे, ये विशेष ध्यान देंगे। फ्यूचर टेंस का गागेगी आता है, और प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्यों को अगर आपको पहचानना है तो है, देखिए उसमें है और हैं, ये दोनों देखिए एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन का मतलब है और हैं से। तो ही हैड क्या, टी, कब पिया, इन द इवनिंग। इस तरह से सेंटेंस को क्या किया जाता है, अनुवाद किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, अगर यही वाक्य निगेटिव में आता है, किस में आता है, निगेटिव में, तो आप कैसे बनाते हैं, निगेटिव में आता है तो आप कैसे अनुवाद करते हैं, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट डू, डज, डिड प्लस नॉट, हैव प्लस कंप्लीमेंट। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट डू, डज, डिड प्लस नॉट प्लस हैव। अगर सेंटेंस निगेटिव में आता है तो खाने पीने और महसूस करने के लिए, मेरे सिर में दर्द नहीं था। ये देखिए
मेरे सिर में दर्द नहीं था। तो पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में निगेटिव में जब आप जाते हैं तो आपको सहायक क्रिया क्या लगानी होती है, डिड का प्रयोग करना होता है। तो सिंपली आप क्या लगाओगे, आई, उसके बाद क्या लगाएंगे, डिड, उसके बाद आप देख सकते हैं नॉट, उसके बाद फिर आपको क्या लगाना है, आई डिड नॉट हैव क्या, हेडेक। इस तरह से आप ऐसे सेंटेंसों का क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। जो नोट में आप लोगों को बताया गया है इस पे विशेष फोकस डालिएगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, और जब कंफ्यूज करते हैं तो इसमें स्टूडेंट से होता है मिस्टेक्स, जहां पे उनको मार्क्स मिलना चाहिए वो उस चीज से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। आगे चलते हैं। वह 4 बजे खाना नहीं खाता, उसके बाद है, प्रेजेंट में जाएंगे, है से पता चलेगा। वह 4 बजे खाना नहीं खाता है, तो आप क्या लिखेंगे, ही के साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या जाएंगे, तो क्या लगाएंगे, डज, ही डज, उसके बाद नॉट हैव, उसके बाद आप खाने का मीनिंग क्या लगाएंगे, ईट क्रिया नहीं चुनेंगे, यहां पे फूड का चयन होगा, फूड नाउन। ही डज नॉट हैव फूड कब, 4 बजे, एट 4 o'clock। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंसों का क्या किया जाता है, अनुवाद किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे यूज ऑफ हैज, हैव, हैड के प्रयोग समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, अच्छे रहें और कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से सुरक्षित रहें, और मैं यही कामना करता हूं। तब तक के लिए टेक केयर।